Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों एक बार फिर आपका विनय कंपटीशन क्लासेस पलसाना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के बारे में बात की थी और हम समझ रहे थे कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस का वाक्य आपको दिया है उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे यूज करनी है। लास्ट क्लासेस में हम डिड तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इजेमार दिया जाए तो पैसिव में हमें सहायक क्रिया इजेमार लेना है, बिंग लगाना है। ये बातें हम कर चुके थे, एग्जाम्पल हमें लेना था। इससे संबंधित हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने कहा एक्टिव वॉइस के वाक्य में सहायक क्रिया इजेमार दिया गया हो तो पैसिव में हम इजेमार का ही प्रयोग करते हैं, उसके साथ में हम बीइंग का भी प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस का दिया, रीना इज राइटिंग ए नॉवल। एलिमेंट निकालना है, रीना सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ए नॉवेल ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम जो हमें करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए नॉवेल। सहायक क्रिया, आपने कहा एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया इजेमार तो पैसिव में भी इजेमार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां एक वचन का, यहां पर भी एक वचन का, एक वचन के साथ इज। फिर आपने कहा इजेमार के बाद में आपको बीइंग भी लगाना है इस आईएनजी फॉर्म के सेंस को कैरी करने के लिए, तो ये हमें यहां पर बीइंग लिखना हुआ। फिर पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। ये रिटन इसका थर्ड फॉर्म हो गया। फिर प्रपोजिशन जनरली कौन सा, बाई। फिर सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, रीना का रीना। पैसिव क्या बन जाएगा, ए नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय रीना। तो आपने कहा एक्टिव वॉइस में यदि आपको इजेमार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया हो तो इसका पैसिव बनेगा इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे आपने कहा वॉजवर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सेम सिचुएशन है। वॉजवर तो वॉजवर ही लेना, बीइंग लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कपिल वॉज, कपिल वॉज राइटिंग ए नॉवेल। सेम है, केवल हमने वर्ब को चेंज किया। यहां पर क्या सिचुएशन होगा, पैसिव बनाओ तो यहां पर आपका जो इज है वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, वॉज, क्योंकि हमने वर्ब चेंज किया, बाकी वही है। तो ए नॉवेल वॉज बीइंग रिटन बाय रीना की जगह कपिल लिखा तो कपिल हो जाएगा। तो आपने कहा इजेमार प्लस आईएनजी फॉर्म, पैसिव इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉजवर प्लस आईएनजी फॉर्म, पैसिव वॉजवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा हो, पैसिव में क्या करें, पैसिव में आपको क्या करना है, हैज हैव है तो हैज हैव ही लेना है, बीन लगाना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। रीना हैज फिनिश्ड हर जॉब। रीना हैज फिनिश, सबसे पहला काम एलिमेंट निकालना, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिनिश मेन वर्ब हुआ, हर जॉब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हर जॉब हेल्पिंग वर्ब यूज करो, हैज़ है तो हैज़ में से यूज करना अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर। फिर बीन लगाना, हैज के बाद बीन होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म ही है, फिनिश लिख दिया जाएगा। प्रपोजिशन जनरली बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रीना रीना। तो आपका पैसिव बन गया हर जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाई रीना। हाँ, यहाँ पर एक परिवर्तन हम कर सकते हैं। जनरली सिस्टम ये कहता है कि पहले आप नाउन यूज करें फिर आप प्रोनाउन यूज करें, तो यहाँ पर हम हर की जगह लिख सकते हैं रीनास। हर क्या है, पॉजिटिव केस, तो पहले आप नाउन को यूज करो तो रीनाज कह सकते हो। फिर आपने जो रीना लिखा है, रीना को पहले लिख दिया तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, हर। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं रीना जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाई हर। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि एग्जाम में हमें ऑप्शन किस तरीके से दिया गया हो, उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करना, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन का चुनाव करना है। वर्ब को लेकर मैं आगे बात करूं
यहाँ तक हमने बात की। लास्ट में हमने लिया कि हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो तो पेसिव में हैज हैव तो लेना ही है, बीन लगाना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पेसिव में यूज करना होता है। आगे मैं कहूँ कि आपको हेड दे रखा हूँ, हेड के बाद में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पेसिव में आपको हेड के साथ में क्या यूज करना है, बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस V3 का पेसिव आपका बनेगा हेड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं कह दूं सुजैन हैड कंप्लीटेड द वर्क। सुजैन हैड कंप्लीटेड द वर्क। एलिमेंट निकालो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द वर्क, फिर सहायक क्रिया हेड है, हेड यूज करना, बीन लगाना, बीन लिखिएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रपोजिशन जनरली बाई, फिर सब्जेक्ट को लिखो सुजैन। तो ये आपका पेसिव बन गया इसका, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई सुजैन। इसके आगे मैं बात करूं तो आपने कहा, जैसे हमने प्राइमरी वर्ब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस वाले, उनको हम ले चुके हैं, 11 की हम बात कर चुके हैं। 8 को हम पेसिव में यूज़ करते हैं और 3 को हम पेसिव में यूज़ नहीं करते। कौन से, डू, डज, डिड, ये पेसिव में इस्तेमाल नहीं होते। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब को हमने पढ़ा था पहले, वहाँ पर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको मॉडल प्लस V1 दिया हो तो इसका पेसिव आपको बनाना होता है मॉडल के स्थान पर मॉडल, उसके बाद बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आपको एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस V1 दिया हो, इसका पेसिव बनेगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहूं, राधा कैन टीच अस। एलिमेंट निकालो, सब्जेक्ट है, HV है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अस का सब्जेक्ट V। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। ध्यान रखना जो मॉडल, उसी मॉडल का हमें प्रयोग करना है। कैन तो कैन, बी लगाना है, ये बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, फिर प्रपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो राधा। क्या बनेगा, वी कैन बी टॉट बाई राधा। तो आपने कहा हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का पेसिव बनेगा हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आपने कहा मॉडल प्लस V1 का पेसिव बनेगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये सामान्य सी बातें हमने की कि किस तरीके से कौन सा वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में दिया जाए तो पेसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली आपने कहा कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो आपको सामान्यतः उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पेसिव में करना है। 3 हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना, डू, डज, डिड, ये पेसिव में यूज नहीं होते। अब बाकी की और जो बातें हैं, किसी भी तरीके का मॉडल के साथ में और यदि स्थिति बनता है, किसी इन्फिनिटिव को लेकर स्थिति बनता है, तो ये सारी बातें हम स्ट्रक्चर अलग अलग बनाएंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे। नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम वर्ब को चेंज करते हैं। अब हम एक एक सेंटेंस को लेकर बात करेंगे। तीनों तरीके के हम सेंटेंस जो होते हैं, जिस तरीके से हमने कहा असर्टिव सेंटेंस हो गया, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इनको पेसिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के जरिए अब हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से या कैसे कैसे हम इनका पेसिव बना सकते हैं। आगे की सारी कहानी स्ट्रक्चर के जरिए चलेगी। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव में ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए तो पेसिव में हमें इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा असर्टिव सेंटेंस का पेसिव बनाना। असर्टिव सेंटेंस का पेसिव बनाना, हाउ कैन वी चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में किस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करें। रूल्स पे, नियमों पे हम नहीं जाएंगे, सीधे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के जरिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा मिले तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसकी हम बातें अभी भी कर चुके हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका क्या दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या है,
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर मैं कोष्टक में रख रहा हूँ। कोष्टक में क्यों रख रहा हूँ? ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। फिर मैंने कहा नॉट, इसको भी कोष्टक में रख रहा हूँ। ये हो भी सकता है और नहीं भी। कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता? वाक्य नेगेटिव है तो होगा और वाक्य अफर्मेटिव है तो नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ऐसा होता है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल से संबंधित जो अफर्मेटिव प्रकार के वाक्य हैं, उन वाक्य जो हैं उनमें जनरली आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। फिर मैं बात करूं मेन वर्ब की और फिर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हो गई, क्योंकि मेन वर्ब कौन सा मेन वर्ब पैसिव में चेंज होगा? जो मेन वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव में बदलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमें पैसिव में बदलना है। स्ट्रक्चर के जरिए ही बात करेंगे, हम नियमों की बात नहीं करेंगे। नियमों की बात करूं तो कुछ इस तरीके से नियम लिखे होते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करो। नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ। मेन आवश्यक हो तो ये लगाओ, बी बीइंग लगाओ। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो। प्रेपोजिशन बाई लगाओ, वर्ब के अकॉर्डिंग दूसरा लगाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। इतनी सारी बातें हम नहीं करने वाले हैं, हम सीधे स्ट्रक्चर के जरिए बात करेंगे। ये मत कहना कि सर आपने कहा कि इतनी सारी बातें हम नहीं करने वाले हैं, कर भी चुके हैं। ये आप लोगों को केवल समझाए हैं, आगे के जो स्ट्रक्चर होंगे उनमें स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट, और इस तरीके का यदि आपका स्ट्रक्चर बने तो इसे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करें? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या इसी सब्जेक्ट को लिखना है? नहीं, कोष्टक में मैं लिख देता हूं आपको कौन सा यहां पर कौन से शब्द को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने कहा एवी का ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे आपको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में आपको एचवी का यूज करना। क्या इसे कोष्टक में रखेंगे? नहीं, पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी, इसलिए इसे कोष्टक में नहीं लिखेंगे। उसके बाद में मैंने यहां पर लिखा बी, मैंने लिखा बीइंग और मैंने लिखा बीन। इनको मैं कोष्टक में रख रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इनको ब्रैकेट्स में क्यों रखा, क्योंकि हर जगह इनका प्रयोग हो, आवश्यक नहीं। कुछ का सवाल हो कि सर हमें इनका प्रयोग कब करना चाहिए, तो पहले की अभी जो कुछ समय पहले हमने बात की, इन्हीं से संबंधित हमने बात की है। बी का आपको प्रयोग तब करना है जब मॉडल दिया गया हो। बीइंग का प्रयोग आपको तब करना है जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज एम आर वॉज वर में से कोई सहायक क्रिया हो। बीन का प्रयोग आपको तब करना है जब हैज हैव हेड आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया हो। फिर आपको क्या यूज करना? उसके बाद में आपको, यदि इस नॉट की मैं बात करूं तो ये नॉट आपका यदि होगा तो यहां पर रख दिया जाएगा। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपका प्रेपोजिशन आ जाएगा। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कोष्टक में लिख देता हूं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। बात को पुनः सुनना। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मतलब जनरली मैं इसे ऐसा कह सकता हूं, SVO पैसिव बनाना। एस हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट, आवश्यक हो तो बी बीइंग बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने कहा आई सो ए टाइगर। आई सो ए टाइगर। सबसे पहले एलिमेंट निकालने हैं। सब्जेक्ट है, ई वर्ब है, ई ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, इसीलिए मैंने कोष्टक में रखा था, क्योंकि सभी वाक्यों में नहीं मिलता है। नॉट नहीं दिया, इसीलिए ब्रैकेट्स में रखा था। चेंज करना है, एस लिखो। एस क्या? एवी का ऑब्जेक्ट। एवी का ऑब्जेक्ट कौन है? ए टाइगर। लिखिएगा ए टाइगर। हेल्पिंग वर्ब यूज करना आना ही है। सो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अभी आपने पढ़ा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, पूर्व क्लासेस जो थी अपनी उसमें हमने बात किया कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो आए तो सहायक क्रिया हम किस में से लगाते हैं? वॉज वर्ब में से। यहां पर वॉज, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन का है। फिर बी बीइंग बीन नहीं लगाना। V2 आए तो वॉजवर सहायक क्रिया यूज करते हैं। बी बीइंग बीन कब लगाते हैं? वॉजवर के साथ बीइंग लगाते हैं। कब? वो एक्टिव वॉइस के वाक्य में वॉजवर प्लस वर्ब का ING फॉर्म है, तो वर्ब के ING फॉर्म को दिखाने के लिए हमें पैसिव में बीइंग यूज करना होता है। फिर आपका V3, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन। फिर प्रेपोजिशन, यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या यूज हो जाएगा? बाई। फिर ऑब्जेक्ट, एवी का सब्जेक्ट। एवी का सब्जेक्ट आई,
इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। क्या बन गया? ए टाइगर वॉज सीन बाई मी। ए टाइगर वॉज सीन बाई मी। एक और एग्जाम्पल, मैंने कहा राम किल्ड रावण। एलिमेंट निकालो। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रावण, सहायक क्रिया वर्ब का सेकंड फॉर्म, सहायक क्रिया वॉज वर्ब में से रावण एक वचन की बात वॉज। नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आएगा, बीइंग बीन नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, प्रेपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो रावण वॉज किल्ड बाई राम। तो पहला स्ट्रक्चर, पूरे जितने भी हम बातें करेंगे, जितने भी हम सेंटेंसेस लेंगे, स्ट्रक्चर के जरिए बात करेंगे। पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। आपको एक्टिव वॉइस का दिया जाएगा, दोनों याद रखने की। यदि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बने तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट करना है। और जब आप लोग खुद सेंटेंस फॉर्म करना सीख जाएंगे तो फिर इतने सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नियमों से ज़्यादा बेहतरीन होगा यदि स्ट्रक्चर से आप पढ़ना सीख जाते हैं। बहुत ही सुविधा आप लोगों को होने वाली है। तो आप लोग यहाँ एक बार पुनः फोकस करें, एक्टिव वॉइस का ऐसा स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपको चेंज करना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सहायक क्रिया यूज करना अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अनुसार, नेगेटिव नोट लगाना, आवश्यक हो तो बीइंग बीन का इस्तेमाल करना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। कई बार कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसिव से संबंधित एरर का सवाल भी पूछ लिया जाता है, और वो जो एरर के सवाल होते हैं वहां पर किस तरीके का वो लोग मिस्टेक कर सकते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं V2 लिख देते हैं या फिर V1 लिख देते हैं, तो वो मामला आपका गलत हो जाता है। ध्यान रखना पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। कई बार बीइंग बीन से संबंधित एरर के सवाल भी वो लोग जनरेट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, अब कुछ बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर हमें क्या पता चले कि इस वाक्य में बीइंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको इज़ेमार दे रखा है और इज़ेमार के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एरर है, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा या फिर आपका बीइंग आएगा। अब यदि मैं बात करूं भाई ऐसा लिखा, इसका मतलब ये गलत है, या तो इसे ऐसा लिखा जाना चाहिए इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर आपको इसे ऐसा लिखा जाना चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग। बीइंग बीन में से बात करें तो कौन सा आएगा? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। सवाल आप लोगों का ये भी हो सकता है कि सर हमें क्या पता चले कि वाक्य एक्टिव वॉइस का है या फिर पैसिव वॉइस का। तो ये बातें आपको जो सेंटेंस का सेंस होता है वही बताएगा कि वाक्य एक्टिव वॉइस का है या फिर वाक्य पैसिव वॉइस का है। सेंटेंस का जो सेंस होता है, सेंटेंस के सेंस से हमें पता चलता है, उसके मीनिंग से हमें पता चलता है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा है या फिर पैसिव वॉइस में लिखा है। और इस तरीके की बातें जो हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम यहीं तक बात करते हैं, अगले स्ट्रक्चर में बात करेंगे किस कैसा स्ट्रक्चर होगा, और ये भी बात में हम करेंगे या फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमें क्या पता चले द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। नमस्कार।